नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रायबरेली में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि देश आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने अंबानी, पेट्रोल कीमतों और सरकार की नीतियों पर भी इस बीच सवाल उठाए हैं। तो वही बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए उनकी भाषा को पाकिस्तान समर्थित बता दिया है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये उठता है कि आखिर महंगाई की बढ़ती मार पर गद्दार कौन साबित होगा? क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है क्या वो सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया वो गलत है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा भी करेंगे, अपने पैनल से जानकारी भी लेंगे। इन सबसे 4 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। चुनाव आते हैं, भाजपा द्वारा झूठ बोला जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद गैस सिलेंडर के दाम हो, डीजल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, साथ ही देश की जो संस्थाएं हैं, अदानी अंबानी को जो बेचने की परंपरा लगातार 12 सालों से चली आ रही है, उसी क्रम में एक कदम लगातार भाजपा द्वारा उठाए जा रहे हैं। ठीक, राजलक्ष्मी जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए चुनाव हुए, सारा कुछ हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध को चलते हुए इतने लंबा समय हो गया, अचानक से यह बॉम्ब फोड़ देना, महंगाई की एकदम से मार पूरे देश पर पड़ जाना, यह बहुत सवाल खड़े करता है। आपको लगता है कि जो कुछ हुआ इन सब में मुद्दा उठाने के लिए राहुल गांधी जी सही चले गए, लेकिन मजबूत कर दिया है इस तरह के बयान देकर, या फिर और कमजोर कर दिया है जनता के मुद्दे को सीधा? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो उन्होंने कहा कि लगता है कि अब कमजोर होगा ये मुद्दा या उठेगा? रोहित जी, और सबसे पहले आपका आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिए। और देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने मुद्दा तो सही उठाया है कि हाँ, ये बहुत ही बड़ा संकट है और जो है उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, इकोनॉमिक डिजास्टर, या जो भी उन्होंने कहा, ये जो है वो एकदम बराबर कहा। लेकिन इसमें मैं कहती हूँ कि ये अर्ध सत्य है, क्योंकि ये इन्होंने ये नहीं बताया कि ये वैसे तो अगर आप देखें तो ये पूरे विश्व पे है, ये केवल हमारे देश पे नहीं है। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि देखिए, पूरे विश्व में अगर आप देखें तो सबसे जो समृद्ध से समृद्ध देश जो है, उसमें आप अगर आज देखें तो कैसे दरों में बढ़ोतरी हो गई है, पेट्रोल, डीजल और हर एक विषय के लिए। तो आप देखें कि हम उसमें सबसे कम उसमें जो है हम अफेक्टेड हुए हैं, तो हम पे एक्चुअली सबसे कम असर हुआ है इस सब चीज का। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इलेक्शन के चलते हुआ है, क्योंकि अभी अगर आपने जियो पॉलिटिक्स को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि कितने बार ऐसा हुआ कि सीज फायर वगैरह की बात हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में। तो ऐसा है कि उनमें आशा थी कि मतलब सबको आशा थी कि ये बात जो है सुलझ जाएगी। और उतना ही नहीं, अभी देखिए शुरू में ऐसा था कि ईरान के साथ में हमारे अच्छे संबंध के चलते हमने जो है बहुत सारे हमारे जहाजों को वहां से सुरक्षित तरीके से लाया था, और सप्लाई चेन जो है हमारा वो उस तरीके से चल रहा था। आज जो है सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये पैसे की बात कम और सप्लाई चेन की ज्यादा है। तो सप्लाई चेन अगर टूट जाता है वहां पे, तो वो जो है सबसे बड़ा संकट होगा। आप कितना भी पैसा दे दो, उसमें अगर सप्लाई चेन आपका नहीं चलेगा, अगर आपके वहां से जहाजें आएंगे नहीं, तो फिर जो है वो स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो जाएगी। और इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ने जो है पूर्व अनुमान करके ये कहा कि पूरा संकट आने वाला है, तो आप जो है सभी ने कुछ ना कुछ इसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे आपको। एक तो है जो ईंधन वगैरह का खर्चा कम करना चाहिए सभी ने, और जो सोना खरीदना कम कर दो। अभी देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि सोना खरीदना, ये खरीदो, वो खरीदो, ये मत खरीदो, ये मत खाओ। ये क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और चिदम्बरम जी कुछ और कह रहे हैं। चिदम्बरम जी जो है वो अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि अरे हमने भी तो यही सुझाव दिया था कि सोना मत खरीदे, क्योंकि ये देश के फाइनेंसेस के लिए, हमारे ट्रेड डेफिसिट के लिए खराब है। तो वो जो है चिदम्बरम जी कुछ और कहते हैं। राहुल गांधी जी मंच पे तो खड़े होके राजनीतिक भाषण कर देते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है, ये जो है जैसे उन्होंने उनको नरेंद्र सरेंडर कह दिया, डरपोक कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया।
आप बराबर कह रहे हैं कि देखिए उनको जो है मुद्दे सही उठाने चाहिए। वो अगर अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो फिर शैलेंद्र जी उन्होंने जवाब देंगे। अपने जो राजलक्ष्मी जी मुख्यमंत्री इसी पर शैलेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। शैलेंद्र जी नहीं, मैं एक हाँ, और फाइनल बात फाइनल कहना- फाइनल नहीं, कमेंट कर दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, एक 10 सेकेंड। जी जी अभी जब अडानी जी की बात हो रही है तब वो उन्होंने ये भी तो देखना चाहिए कि उनके खुद के जो मुख्यमंत्री है जी। जो रेवंत रेड्डी जी। जी वो 7,000 किलोमीटर दूर दावोस में जाके उनके साथ में डील करके आ जाते हैं अडानी के साथ। तो आप बोलिए कि उनको भी तो उन्होंने रोकना चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति के साथ में आपने डील नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये जो है इसमें हिपोक्रेसी नजर आती है, लोगों को नजर आता है और यही कारण दोहरा है कि मापदंड है, ये दोहरा मापदंड है, खुद भी कर रहे हैं लेकिन सवाल उठा रहे हैं। शैलेंद्र जी जी, इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट है, बिल्कुल ये निराधार है। अभी बगल वाला जो हमारा देश है बांग्लादेश, वहाँ के नौजवान जो प्रधानमंत्री हुए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, तो हमारे देश के लिए भी नजीर पेश कर रहे हैं। हमारे मोदी जी को उनसे सीखना चाहिए, उस नौजवान से। दूसरी चीज, अभी बांग्लादेश में और हमारे बांग्लादेश में जब हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ उसी समय सेम टाइम पे बांग्लादेश में जो है 3 रुपये और पेट्रोल डीजल दोनों कम हुए, 4 रुपये हुआ 3 रुपये पेट्रोल। तो ये कैसे हम मान लें? अपनी देश की नाकामी को आप राष्ट्रीय रूप में एक व्यापक रूप में मैसेज देते हैं कि जनता गुमराह हो। ये तो लगातार 12 सालों से यही मोदी जी शैलेंद्र जी, आप भी जो भाषा आपके नेता इस्तेमाल कर रहे हैं वही करते हैं। देश की नाकामी क्या होती है आपको शायद समझना चाहिए। आप जो टीवी पर बोल रहे हैं उसका क्या मतलब होगा, इसका क्या असर जाएगा। मैं चाहूंगा राजलक्ष्मी जोशी जी आपसे कि स्थिति जैसी बनी हुई है, वैश्विक संकट जैसा बना हुआ है, बार बार उसमें प्रतिक्रियाएं देना समझ में आता है। महंगाई का दर बढ़ता जा रहा है, उस पर जवाब नहीं आ रहा, लेकिन अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है तो वहां राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। इन सब में जो दब जाता है वो जनता का मुद्दा है, वो महंगाई का मुद्दा है। इसका जवाब कौन देगा कि भाई इतने दिन युद्ध चल रहा था, आपको इलेक्शन के बाद युद्ध याद आया, और जब युद्ध याद भी आ गया तो आपने क्या कहा कि हमारे पास अब बैकअप कम बचा है, इसलिए दाम बढ़ा दिए गए, इसलिए कहा कि आप सोना ना खरीदे। सुझाव क्या दिया गया है कि आप इस्तेमाल ना करें, और इस्तेमाल ना करने से कोई लिंकेज आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो होगा मैं उस पर भी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन आपको लगता है जो उन्होंने समाधान दिया है ये पूर्ण है और इससे फायदा होगा, क्योंकि वैश्विक संकट से अब महंगाई की मार आम जनता पर ही पड़ रही है। रोहित जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए और मैं कुछ चीजों का फैक्ट चेक भी करना चाहूंगी जी, कि आप मुझे ढूंढ के बता दीजिए कि कहाँ पे कौन से न्यूज आइटम में बताया लिखा है कि बांग्लादेश में ये जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। उल्टा इतना उन्होंने बढ़ा दिया है दाम। अभी नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने पहले उनके यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई थी क्योंकि वहां पर इतना बुरा हाल था। ये हुआ बांग्लादेश की बात। अभी चलते हैं कि कौन से देशों में इसका कम से कम असर पड़ा। जो सबसे कम से कम असर पड़ा वो है वियतनाम। वियतनाम में जो है उन्होंने उल्टा थोड़ा सा कम कर दिया उनका जो भाव है, क्योंकि उनको उतना असर नहीं पड़ रहा था एक तो, और उन्होंने जो है अपने डोमेस्टिक टैक्सेस बंद कर दिए जो पेट्रोल डीजल पे था। उसके बाद मैं कुछ कंट्रीज आपको बताऊंगी, जैसे नामीबिया है, उन्होंने भी 50% जो है टैक्स कम कर दिया। साउथ कोरिया, उन्होंने भी 50% उन्होंने जो है रिटेल उनका प्राइस कैप रख दिया। 30 सालों तक जो उन्होंने लीगल एक कैप रख दिया है साउथ कोरिया ने। इंडोनेशिया और इंडिया, ये 2 देशों ने जो है अपने सब्सिडीज के चलते जो है उन्होंने दाम को थोड़ा सा रेगुलराइज किया। अभी भी जो भारत ने जो अभी दाम बढ़ाए हैं वो केवल 3% बढ़ाया है, और जो अन्य देश जैसे बांग्लादेश की मैं खास मैं जिक्र करूंगी कि वहां सबसे पहले उन्होंने 15% बढ़ाया था। 3% राजलक्ष्मी जी, अभी सवाल मैंने शैलेंद्र जी से भी ये कहा कि ये जानने का अभी समय भी नहीं है कि बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में क्या दाम है। भारत के अंदर 3 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ते हैं और अब फिर 90 पैसे बढ़ते हैं, और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी आ रही है प्रधानमंत्री को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, जबकि जवाब ये देना चाहिए था इतना बड़ा वैश्विक संकट था, पहले से चीजें पता थी तो देश को पहले से बता दिया होता तो शायद कुछ और चीज हो सकती थी। अचानक ये सरप्राइज बॉम्ब नहीं देना चाहिए था। शैलेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं।
नहीं बिल्कुल, एक मिनट, मैं आपने बहुत सही देखो, सवाल किया है। आपने जो बीजेपी के प्रवक्ता को इस पे बहुत गंभीरता से देश के हित में जवाब देना चाहिए। जी क्या देश जवाब तो आर्थिक भारत रूप से अगर परेशान था राहुल गांधी थे। या राहुल राष्ट्रीय गांधी स्तर पे आपका इस तरह की चैनल समस्या पे खड़ी पकड़ा होनी गया है। थी? आपका झूठ, बांग्लादेश का नाम लेकर के आपने झूठ बोला इस चैनल पर, माफी मांगिए आप- आप पहले, सबसे पहले तो आप माफी हाँ। मांगिए पहले, सबसे पहले आपने आप झूठ बोला अगर- चैनल पर बांग्लादेश का नाम सुनिए, लेकर के। बीजेपी के और मेरे को प्रवक्ता पता है महोदय, आपको बांग्लादेश से प्यार है, आपको मेरे तीन को पता है बातों आपको पे अगर रोक बांग्लादेश लगा से दिया प्यार है। जाए मेरे को आपकी पता है कोई आपको डिबेट भारत नहीं हो विरोधी सकती देशों है, से प्यार एक-एक करके भाषण बोलिए, नहीं हो एक-एक करके सकता है, प्यार को कोई सार्वजनिक कार्यक्रम प्रकट नहीं हो करिए सकता है। और माफी मांगिए। आपने झूठ बोला बांग्लादेश के मुद्दे पर। ठीक है शैलेंद्र जी बोलिए। पाकिस्तान के अंदर क्या डेटा बताइए ना आप। ये भारत के अंदर सबसे मुझे कम, बोलने दें तो सबसे हम पहले बात- टैक्स पे छूट देने वाली पार्टी सरकार को ले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं एक चैनल पे बैठ के लाखों लोगों के सामने? आप सच चेतन जी, बोलिए, आप सच चेतन जी, बात करिए। चेतन जी, राहुल गांधी मैं आ रहा हूं, जानना पास जाऊंगा। राजलक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युद्ध शुरू हुआ और अब युद्ध चल भी रहा है। ट्रंप का कहना है कि ठीक हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश के अंदर परिस्थिति ये आन पड़ी कि हमारी राजनीतिक पार्टियां बयानबाजियों में लगी हुई। अभी आपने देखा दोनों पार्टियों के बयान सुने, कोई बांग्लादेश पहुंच गया तो कोई इंदिरा जी पर पहुंच गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑल्टरनेटिव कंट्रीज को अगर चुना गया होता, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में परेशानी चल रही थी, पहले से इसकी प्लानिंग हो सकती थी। आज जब देश में ऐसी तरीके की परिस्थिति बनी हुई है तब हमें ही, आम जनता को ही उससे जूझना पड़ रहा है। लेकिन जब कहा जाता है कि आप रूस से तेल ले लीजिए और आप अमेरिका फैसला लेता है, आपको लगता है अमेरिका कौन होता है ये फैसला लेने वाला? जबकि भारत का ये अपना निजी मामला है। अमेरिका का क्या हक है? क्या अमेरिका ने भारत को अभी भी गुलाम बनाया हुआ है? क्या दबाव था भारत के ऊपर? 44 देशों की लड़ाई हुई थी, 44 देशों से। राजलक्ष्मी जी रोहित जी, रोहित जी देखिए, इस पर जो हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हेड ने, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये स्पष्टीकरण दे दिया है कि अमेरिका इसमें कुछ कहे ना कहे, उसमें वो कुछ मतलब वो कुछ भी कंस्ट्रेंट डाले ना डाले, रिस्ट्रिक्शन डाले ना डाले। हम रूस से पहले भी तेल खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। जब जैसे हमको वो, अगर वो हमारे फायदे में लगेगा, अगर हमारे देश हित में ये होगा तो हम खरीदते रहेंगे। इसमें अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। और देखिए, ये सचमुच में ऐसा है कि हमने वो कम तो नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया है, हमने डाइवर्सिफाई किया है। हमारा जो एक जो सप्लाई चेन था उसमें हमने डाइवर्सिफाई किया था कि जैसे ये जो पहले हम 23 देशों से तेल खरीदते थे, उसको हमने क्या किया कि 45 से ज्यादा देशों से आज हम तेल खरीद रहे हैं। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि हम कोई एक देश से या मतलब उससे हम प्रतिबद्ध नहीं रहते कि हम उधर से ही ले, या उधर का अगर सप्लाई चेन कुछ कोई कारण से बंद हो जाता है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये जो है हमने अच्छा एक स्टेप लिया है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ रिजर्व्स बनाए रखना ये भी बड़ा आवश्यक है। लोग उस विषय में मैं कहूंगी कि अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो एक 4 घंटे का जो एक विजिट था यूएई में, तो उसमें आपने देखा होगा कि दुबई में यही इसी विषय पे था कि अभी हमारे वहां पे रिजर्व्स रहेंगे दुबई में, जो इतना बड़ा जो ऑयल रिजर्व रहेगा वो आप सोचिए कि बहुत आवश्यक था ये हमारे देश के लिए। ये पहले भी एक्चुअली हम लोग ये सब करते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जो है विपक्ष, देखिए राहुल गांधी जी खास करके ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जी कहीं पे जैसे सैर के लिए गए हैं। उन्होंने जो है अलग अलग देशों में जो डील्स किए हुए हैं, ये हमारे देश हित के लिए था। जैसे अभी आपने देश हित में 5 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री, आपने कहा कि वैश्विक संकट है। फाइनल में कमेंट लेना चाहूंगा शैलेंद्र, मैं आप सभी का आज धन्यवाद भी करता हूं, आपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र ध्रुव जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, राजलक्ष्मी जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो